बच्चे ध्यान दें, जो हम अभी अध्याय पढ़ रहे थे आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता में हम पढ़े हैं सह प्रभाविता तक। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुजनी वंशागति तथा वंशागति का गुणसूत्रीवाद एवं जीनीवाद। तो देखिए, जो वंशागति है, वंशागति का जो वंशागति का जो गुणसूत्रीवाद है वह सन 1902 ईस्वी में सकल नामक एवं बोवेली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद टी.एच. मॉर्गन ने वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए बता दिए। देखिए, बहुजनी वंशागति क्या होता है? ऐसी वंशागति जिसमें बहुत से जीन एक साथ भाग लेते हैं। जैसे हमारा आता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ रक्त समूह की वंशागति, एबीओ रक्त समूह की वंशागति। तो इसमें देखिए सवाल पूछे जाते हैं और आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा कौन सा पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एबीओ रक्त समूह में कौन कौन सा क्या है। तो ये देखिए हमारे रक्त समूह हो गए, इसमें कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। और इनका व्यवहार कैसा है। रक्त समूह ए बी, ए बी और ओ होता है। चार प्रकार के रक्त समूह है। रक्त समूह के खोज रक्त की जो मतधारा है अवधारणा है वह कार्ल स्टीलर ने दिया था सन 1900 ईस्वी में, और 1930 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो हमारा जो है ए है, इसके पास एंटीजन ए होता है परंतु एंटीबॉडी बी होता है। जो बी है इसके पास एंटीजन बी होता है परंतु एंटीबॉडी ए होता है। जो हमारा ए बी है इसके पास एंटीजन ए बी तो पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। और जो हमारा ओ है इसके पास एंटीजन अनुपस्थित होता है परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। ठीक, तो देखिए जो हमारा ए बी होता है इसे सर्वग्राही कहा जाता है तथा ए बी को ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक, ओ को सर्वदाता तथा ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। अब इन्हीं की वंशागति हमें पढ़ना है, तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारे ए के पास, बी के पास और ए बी के पास तथा ओ के पास कौन से जीन होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त समूह ए बी ओ में कितने जीन पाए जाते हैं। तो पूरे 6 जीन पाए जाते हैं। देखिए ए के पास कौन कौन सा जीन होता है। ए के पास दो प्रकार के जीन होते हैं। पहला आई ए, दूसरा आई ए एवं आई ओ। बी के पास भी दो प्रकार के होते हैं, आई बी और आई बी तथा आई ओ। ठीक, अब ए बी के पास कहेंगे कि मात्र एक ही जीन होता है, वो है आई ए और आई बी। ओ के पास मात्र एक ही जीन होता है, आई ओ और आई ओ। ठीक,
अब इन्हीं की वंशागति हमें देखना होगा कि कैसे कैसे रक्त समूह का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन आपको देगा कि एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ए है, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है, एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका रुधिर वर्ग बी है, तो उनके आने वाले संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होगी? ठीक, देखिए हमने बताया, यहां ले लेते हैं ए का जीन क्या क्या है, आई ए तथा आई ए एवं आई ओ, और बी का अगर हम देखें तो आई बी तथा आई बी और आई ओ। ठीक है, इसलिए हम जिस प्रकार का जीन लेंगे उस प्रकार से हमारी वंशावली दिखाई देगी। तो देखिए, इधर हमारा पुरुष हो गया और इधर हमारी स्त्री हो गई। ठीक है, अब इनके पास XY है और इनके पास XX है, और इनके पास है IA। ठीक, हम IA ले रहे हैं, उसके बाद हम लेते हैं IB। ठीक, इसी में देखिए 4 क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको चारों बना कर दिखा रहे हैं। क्रॉस देखिए X से करेगा तो इससे क्या बनेगा, XIA XIB। ठीक, अगला जो बनेगा XIA XIB। अब इसके बाद आगे चलते हैं, XIB और YIA। ठीक, अब अगला देखिए तो XIB YIA। देखिए IB है तो ये क्या हो जाएगा AB,
यानी इस प्रकार का जीन लेने पर हमारा उनके आने वाले सभी संतानों में या संतानों में जो रुधिर वर्ग है वह AB ही होगा। ठीक है, वो क्या होगा? AB ही होगा। अगर हम चेंज कर दें IA IN ले लें तथा IB और IO ले लें तो क्या होगा? IA IB IA IO तथा IA IB तथा IAMIO। IAIO। अब देखिए AB है तो AB, IAIO है तो IAIO का क्या जरूरत है? A। अब यहाँ पर A हो जाएगा। IAIB है तो AB हो जाएगा, IAIO है तो A हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। ठीक, अगर हम इसी में एक जगह और चेंज करें कि अगर यहां पर हम IO ले लें और यहां पर IB ले लें तो देखिए क्या होगा? IA के साथ IB आएगा, IA के साथ IB आएगा, परंतु जब आगे चलेंगे तो हमारा IB के साथ IO, IB के साथ IO। ठीक, अब देखिए क्या बनेगा? IB IA IB IA IB यानी AB AB IB IB, फिर क्या IB IO है तो B, IB IO है तो B। देखिए ये रुधिर वर्ग हो गया। तीन प्रकार मैंने आपको बताया कि एक प्रकार बाकी है। अगर हम यहीं पर IB के साथ IO ले लें और IA के साथ IO ले लें तो देखिए क्या चेंजिंग होता है? IA के साथ IB तो आएगा ही, फिर IA के साथ IO आएगा। अब उसके बाद IB के साथ IO आएगा, फिर IO के साथ IO आएगा। अब अगर हम इनमें रुधिर वर्ग की वंशागति देखें, देखिए AB हो जाएगा, A हो जाएगा, या B होगा या O, यानी चारों प्रकार के वंशागति दिखाई देंगे। ठीक, ये हमारा रुधिर वर्ग का वंशागति था। तो हम आपको ये क्वेश्चन बोलते हैं, आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप सभी लोग सवाल को जरूर करें, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे भी। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आपको करना है। तो एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग AB है उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका रुधिर वर्ग O है, तो उनके आने वाले संतानों में रुधिर वर्ग की वंशावली क्या होगी? यह सवाल बताइए, हमें करके दिखाइएगा जरूर। एक सवाल और करिए। एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग B है उसका विवाह एक ऐसे स्त्री से होता है जिसका रुधिर वर्ग O है, तो उनके आने वाले संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या
होगी। बताइए। करके जरूर बताइएगा इसको। एक सवाल और करिएगा। एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग बी है, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसके पास रुधिर वर्ग ए बी है, तो उनके आने वाले संतानों में रुधिर वर्ग की वंशावली क्या होगी? हो गया। अब देखिए, जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है हमें लिंग संलग्न लक्षण, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग संलग्न लक्षण। देखिए, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ संलग्न होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। तो जो लिंग संलग्न होते हैं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला XY संलग्न, दूसरा X संलग्न, तीसरा Y संलग्न। ठीक है, देखिए XY संलग्न क्या होता है। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वह X तथा Y दोनों क्रोमोसोम के साथ एलील के रूप में संलग्न होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। इनका प्रभाव नर तथा मादा दोनों में एक समान होता है। जैसे में नेफ्राइटिस, एवं वर्णांधता की वंशागति, वर्णांधता की वंशागति लिख सकते हैं, वंशागति लिख सकते हैं। दूसरा एक्स संलग्न, ये जो होता है XY संलग्न, ये समजात होते हैं, समजात सूत्र पाए जाते हैं। और जो यक्ष संलग्न होते हैं, इस प्रकार के लक्षण X क्रोमोसोम के असमजात गुणसूत्र पर एलील के रूप में पाए जाते हैं। इसका प्रभाव मादा में अधिक होता है। मादा वाहक भी हो सकती है, रोगी भी हो सकती है, परंतु पुरुष सदैव निरोगी होता है। पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है। जैसे में हमारा
वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता हीमोफीलिया। अब देखिए अगला वाई संलग्न। तो वाई संलग्न ऐसा लक्षण होता है या इसके जो जीन्स होते हैं ये केवल वाई गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते हैं। इसका प्रभाव केवल पुरुषों में दिखाई देता है। उसका नाम है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्णांधता की मंशा गति। वर्णांधता की मंशा गति। हीमोफीलिया की मंशा गति पढ़ेंगे और वर्णांधता की मंशा गति पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णांधता का हीमोफीलिया है क्या। तो देखिए जो वर्णांधता है यह एक प्रकार का लिंग संलग्न लक्षण है जो यक्ष संलग्नी होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता रहता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को रेलवे में या ट्रैफिक में नौकरी नहीं दी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके वंशागति को पढ़ते हैं। तो वंशागति से पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वाहक क्या होता है, सामान्य क्या होता है और रोगी क्या होते हैं। ठीक है। देखिए वाहक क्या होता है। जब मादा लिंग गुणसूत्र के एक अक्ष पर इसके एलील्स पाए जाते हैं तो वह मादा रोग की वाहक कहलाती है। सामान्य जब नर या मादा दोनों ही लिंग गुणसूत्र पर इसके एलील्स नहीं पाए जाते हैं तो उसे सामान्य कहते हैं। रोगी जब मादा के दोनों अक्ष पर तथा नर के अक्ष पर इसके एलील्स उपस्थित हो तो उस स्थिति को रोगी कहते हैं। जैसे वहां पर देखिए वाहक सदैव स्त्री होती है, पुरुष नहीं होते हैं। एक्स सी एक्स, सामान्य एक्स 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 वाई, रोगी एक्स सी वाई तथा एक्स सी एम एक्स सी। ये हमारे कुछ मूल बातें हैं जिसको इन बातों का ज्ञान नहीं होगा वह कभी भी सवाल को नहीं लगा पाएगा। क्वेश्चन देता है एक व्यक्ति जो सामान्य है उसका विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ होता है जो होता है जो वर्णांधता की
वाहक है तो उनके आने वाले संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। आइए हम आपको एक सवाल बताते हैं। देखिए व्यक्ति पहले ही बोल दिया है सामान्य है, तो व्यक्ति को सामान्य जगह रखेंगे, ये पुरुष हो जाएगा या व्यक्ति हो जाएगा, और इधर महिला या स्त्री हो जाएगी। पुरुष को सामान्य बोला परंतु स्त्री को वर्णांतर का वाहक बोला है, तो XCX सॉरी XCX वाहक, XX XY सामान्य, XCY XC रोगी। यह पुरुष, यह स्त्री, यह पुरुष, यह स्त्री। ठीक, तो इसकी वंशागति देखें तो ये देखिए X XC Y XC XXC X XC Y XC X Y। देखिए XC X या XXC, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ मिल रहा है, यानी यह जो स्त्री है यानी जो आने वाला संतान की ये जो पुत्री है वह क्या वर्णांधता की वाहक है, तथा ये जो अगली पुत्री है यह भी वर्णांधता की वाहक है। और जो ये पुत्र है यह कैसा है, यहाँ से अगर देखें तो जो पुत्र है वह रोगी हो जाएगा, और ये पुत्र अगर देखिए यहाँ से तो हमारा कैसा है, सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो एक दो सवाल आप करें, हम सवाल बताते हैं आपको। एक व्यक्ति जो वर्णांध है, जो वर्णांध है उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जो वर्णांधता की वाहक है, तो उनके आने वाले संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। ये सवाल आप करके जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, कल हम हीमोफीलिया को पढ़ेंगे, और सवाल नहीं आएगा तो कृपया पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे इसको। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।